सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आफ्टर lazy start, I want to say. I didn't feel like getting up this morning, but after a slightly lazy start, here I am, here we are, and ready to start a new day. I hope कि आप लोगों को अगर आज कैफ़ीन का एक्स्ट्रा किक चाहिए, you know, whenever अगर ऐसे लगता है किसी को भी, and this is where I want to say that we need to forgive ourselves. हम लोग अपने आप को खुद ही बहुत harshly जज करते हैं, मगर अगर आपको किसी सुबह ऐसे लगता है कि एक चाय के कप से काम नहीं बन रहा, तो दोस्त दो पी लो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं चेक कर रहा. It's all right to sort of cut yourself that slack. Today in the morning when I had one cup of tea, then I had another cup of tea, and I was like, नहीं, scene नहीं set हुआ. So this is my third cup of tea, and you know, going. Who knows? But it's all right कि कभी-कभी आपके अगर ज़रा you know slow start होता है तो कुछ नहीं होता, चाय और हो जानी चाहिए. But slow start और सीजनल चेंजेस, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट यू नो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ उसका ताल्लुक़ है, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रही, ना सर्दी है ना गर्मी है, कुछ इन बिटवीन का मौसम है. जब यू नो सीज़न बदलता है फ्रॉम यू नो विंटर टू स्प्रिंग जा रहे होते हैं, बाहर आ रही है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो उस टाइम के अंदर एलर्जीज़ बहुत सारी होती हैं. बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, फ्लूज़ होते हैं बच्चों को, यू नो नाक वाक चल जाते हैं लोगों के. तो मैं ये कहने लगी थी कि बेसिकली आप लोग आज के हमारा शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे यू नो टू डिफरेंट पीपल एंड वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सीजनल एलर्जीज एज वेल. और भी हमारे पास मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए थ्रू आउट द शो. तो कंटिन्यू वॉचिंग एंड होपफुली इट विल बी रियली नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. हमारे साथ एक डॉक्टर आएंगी खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी आएंगी, हर्बलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट भी आएंगी, तो उनसे भी बातचीत करेंगे. तो आपको दोनों तरीके यू नो होम रेमेडीज़ ऑल्सो एंड देन डॉक्टर्स परस्पेक्टिव ऑल्सो दोनों देना चाह रहे हैं, ताकि आपको एक कोहेसिव किस्म का आइडिया मिल जाए कि कहाँ तक कहानी कितनी सीरियस जब होती है तो कहाँ पर क्या करना चाहिए. खैर एनीवेज ये सब कुछ तो होगा लेटर ऑन इन द शो, मगर हमेशा की तरह मेरे पास आज भी आपके लिए कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं. टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाने से पहले सॉरी इस वक्त MCR वाले मुझे कुछ ना कहें, एक सेकेंड. टॉप स्टोरी से की तरफ जाने से पहले मैंने कल रात नोटिस किया कि मैं जब घर जा रही थी तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे डूड गाड़ियों का बहुत रश था. तो पता चला कि शायद पेट्रोल सस्ता हो गया. आई डोंट नो, आई मीन आस्क पीपल एवरीबडी एट वर्क कि शायद पेट्रोल सस्ता हो गया और दूध महंगा हो गया. दिस व्हाट आई हियर. 140 रुपये लीटर हो गया दूध और पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया 160 हो गया. देयर यू गो. दूध महंगा हो गया, इट्स गॉटन अप टू 160 रुपये लीटर एंड पेट्रोल अपेरेंटली ड्रॉप बिकॉज सारे के सारे पेट्रोल पंप्स पे कल ऐसे रश था कि शायद मुफ्त बट रहा है. यू नो आई डोंट नो कि क्या सीन था. आई एम गोइंग टू कन्फर्म दिस एंड गेट बैक टू यू गाइज फॉर श्योर. बट फ़िलहाल अभी मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, उनकी जानिब चलते हैं. तो कल यानी कि पीर को हमारे मुल्क के अंदर नेशन वाइड पोलियो कैंपेन, जो कि इस साल की पहली पोलियो कैंपेन होगी, वो किक ऑफ हुई है. प्लान ये है कि तकरीबन 30 मिलियन बच्चों को हम लोग वैक्सीनेट करेंगे 5 साल की उम्र से जिनकी उम्र कम है. ये 5 दिन की कैंपेन है, 5 डेज़ की, यानी कि जुम्मे तक कैंपेन है. डोर टू डोर कैंपेन है. लोग पोलियो वर्कर्स आएंगे, आपके घर का दरवाज़ा खटखट आएंगे. अगर आपके घर पे दस्तक होती है और पोलियो वर्कर है तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ 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 पाकिस्तान को सेव करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर्स को सिक्योर करने के लिए प्लीज़ आप उनको डिनाई ना करें और एक कतरा ज़रूर पिलाएं. वो 2 कतरे होते हैं, एक कतरा ज़रूर पिलाएं. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान ये है कि पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने 22 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेट करने का यू नो टारगेट सेट किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने 1.5 लाख पोलियो वर्कर्स एम्प्लॉय किए हैं. इसी तरह सिंध में 10 मिलियन बच्चों को 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यू नो उन्होंने वैक्सीनेट करना है. 70,000 हेल्थ वर्कर्स और 10,000 सुपरवाइज़र्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कैंपेन के अंदर. बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 9 मिलियन चिल्ड्रन का प्लान है. जिस तरह मैंने आपको बताया 30,000 से ज़्यादा टीम्स जो हैं
they are going to come and hit your knock on the doors. बिल गेट्स भी बाय द वे आए थे अभी थोड़े अरसे पहले, एक डेढ़ हफ्ते पहले ही हमारे मुल्क में, और वो भी इसी चक्कर में आए थे कि हमारे मुल्क कितना ज़्यादा कमिटेड है टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग पोलियो. डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि 23 तक पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम लोग पोलियो फ्री कर देंगे. एंड आई होप कि आप लोग भी इस काविश के अंदर हम सब लोगों का साथ दें. हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. आई हैव लॉट्स ऑफ अदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टॉक टू यू अबाउट, मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हम लोग आज बात करेंगे सीजनल एलर्जीज़ के बारे में. अभी हम लोग लेटर ऑन ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स के साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक होम रेमेडी एक्सपर्ट के साथ, बट दैट विल बी लेटर ऑन इन द शो. सीज़न चेंज होता है और एलर्जीज़ आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. उसकी एक बहुत बड़ी वजह पोल्यूशन होती है, और मेरी अगली स्टोरी जो है वो उसी से कोरिलेट करती है. कराची जो है दुनिया का 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी करार दिया गया है. हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 193 पर है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एंड अटर केओस, मतलब आप जो सांस खींच रहे हैं एट एनी प्लेस इन कराची, वो शदीद बुरा है आपकी सेहत के लिए, स्पेशली आपकी लंग्स के लिए. इसके अंदर जो सबसे बड़ा इसके ऊपर सारी की सारी रिपोर्ट्स के बाद इसके ऊपर सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसके अंदर, वो पहला फैक्टर ये है कि ट्रांसपोर्ट, बेसिकली जो गाड़ियाँ, बसें, यहाँ पर जितनी भी व्हीकल्स चल रहे हैं उनकी जो रजिस्टर्ड फॉर्म्स हैं वो उनके इंजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. और अभी आज ही बात हुई है बेसिकली इस बारे में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि हम लोग चेंज करें इस तरीके को, और जो गाड़ियाँ नॉट फिट फॉर द रोड हैं और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एमिशंस प्रोड्यूस कर रही हैं उनको रोक दिया जाए, उनको नहीं रोड पर आने दिया जाए. और दूसरी वजह जो बहुत बड़ी है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और उसके साथ डस्ट, और उसके साथ लैक ऑफ फॉरेस्टेशन. कराची में टर्न ऑफ द सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी की टर्न के ऊपर 130,000 हेक्टर्स, मुझे इसको 1,30,000, देयर यू गो, आई वाज एबल टू से इट, 1,30,000 हेक्टर्स पे मैंग्रोव्स थे जो कि कराची के फेफड़े कहते थे. मैंग्रोव फॉरेस्ट वो हैं जो कि बिटवीन द सी एंड लैंड बहुत सारे हैं कराची के अंदर, और उनको काट कर अब सिर्फ 25% पे रह गए हैं. पूरे के पूरे कराची में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 15,000 मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं. कुछ रिपोर्ट्स ऑफिशियल ये कहती हैं कि नहीं 30,000 हैं, पर ऐसा नहीं है. इट्स एक्चुअली जस्ट 15,000 हेक्टर्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट लेफ्ट. और अब आप सोचें कि कराची का साइज़ अपने दिमाग में रखें कि कितना बड़ा शहर है ये, कितने मिल हेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और फिर इसके ऊपर थोड़े से ये, तो हमें फॉरेस्टेशन के लिए कुछ बहुत सीरियस किस्म के कदम उठाने पड़ेंगे एज सिटीजन्स एज वेल. और हमें अपनी जो हुकूमत है यहाँ पर जो उनको भी अर्ज करना पड़ेगा कि वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें, बिकॉज 198 क्वालिटी नो गुड बडीज़, नो गुड. खैर ये सब तो होता रहेगा, मगर सोचते हैं कि आपको कुछ अच्छी खबरें भी बता दें, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ. हमारी जो पहली खबर है वो कोक स्टूडियो से है. कोक स्टूडियो सीज़न 14 ने तो मेरे ख़्याल में मतलब कहानी जो है काफ़ी सीन ऑन करा हुआ है. तू झूम से लेके वो कौन सा था अली सेठी का गाना, आई मीन अमेज पसूरी, देयर यू गो. माई डॉटर, मेरी बेटी जो कि शदीद मुझे लगता है बर्गर खातून है और कम उर्दू के गाने सुनती है, वो पसूरी कल गा रही थी. मतलब काफ़ी कोक स्टूडियो 14 ने इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन जो थी उसको किया है. कुछ बेकार गाने भी थे वेरी फ्रैंकली, बट ऐसा नहीं है कि सारे बेकार थे. इस दफ़ा काफ़ी मज़ेदार किस्म के गाने दिए हैं. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद अ लॉट ऑफ द सॉन्ग्स. और मीशा और फारिस शफ़ी, दो सुपर टैलेंटेड सिंगर्स,
दे हैव कम टुगेदर, रिटन अ सॉन्ग टुगेदर, जिसको प्रोड्यूस किया है ऑफ कोर्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट अब्दुल्ला सिद्दीकी और जुल्फी ने और एक्शन जैन ने। सो 3 प्रोड्यूसर्स, मीशा ने भी थोड़ी सी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करी है और यू नो ये गाना इन्होंने निकाला है। गाना बेसिकली मुश्तमिल है उन सारी की सारी बातों के ऊपर जो कि हम एक दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि हम लोग एक वो जो होता है ना कि मुअज़्ज़ज़ सारिफ़ीन, इसलिए इस गाने का नाम है कि आप रख रखाव, आई थिंक दैट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, रख रखाव में रह जाती हैं बातें कुछ यू नो दिल के अंदर जो कि नहीं कही जाती। तो ये बेसिकली सारी की सारी वो बातें एक दूसरे को कोई एड्रेस कर रहे हैं। सो गाना सुनेंगे और बहुत सारे लोगों को पसंद आया है। इसी के साथ ये जो अगली खबर है ना दोस्त, ये मुझे थोड़ा सा लेट पता चली, लेट इन द सेंस पता चली कि ट्यूबलाइट मोमेंट होता है ना सबके साथ ज़िंदगी में। सो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का ट्यूबलाइट मोमेंट हुआ। ब्लैक पैंथर की अमेजिंग किस्म की 12 ईयर स्लेव, आई मीन दिस, आई लव दिस गर्ल, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दी मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स। अदाकारा लुपिटा न्योंग जो हैं वो आई हुई थी कराची अपनी दोस्त मीशा जापान वाला की शादी पे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बोंगी और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इस शादी पे मैं भी इनवाइटेड थी, मगर हमने कहा कि नहीं, हम लेज़ी हो रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। खैर एनीवेज़ आई नहीं थी और मुझे नहीं पता था, बट लोग ठका इनके साथ तस्वीरें खींच रहे थे और इन्होंने पूरे कराची को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बस के ऊपर राइड किया, हमारी जो यू नो यूजुअल वाली बसें होती हैं। बीच भी गई, बीच पे भी एंजॉय किया, यू नो देसी कपड़े पहने, देसी ठुमके शुमके लगाए, खाने खाए, यू नो, और बेसिकली हमारे कल्चरल हेरिटेज को एंजॉय किया और कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है केन्यन इन कराची। आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि इस तरह के लोग जो हैं दे फील सेफ कमिंग है, बिकॉज शी इज़ एन एब्सोल्यूट अमेजिंग ग्लोबल सुपरस्टार। बड़ा कि इनको अच्छा लगा हमारा मुल्क और इंशाल्लाह आइंदा भी कभी आएंगी किसी अच्छे मौके पे। मुझे जाना है, छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और गपशप आप लोगों के साथ लगाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद है, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर दुर्रे शहवार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है AKUH पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि पोलियो कैंपेन कल किक ऑफ हुई, ये फ्राइडे तक रहेगी। एम तो ये है कि बहुत यू नो एक लॉफ्टी एम है कि हम लोग 30 मिलियन बच्चों को अंडर द एज ऑफ 5 वैक्सीनेट कर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो का क्या स्टेटस है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये कि ऑलमोस्ट इट्स एन एयर फ्रॉम 27 जनवरी 2020 टिल 22 हमारे पास एक भी जो है वो अभी तक कोई केस पोलियो का जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ सो फार कि हमारे पास लास्ट 1 ईयर से कोई भी जो है हमारे पास कोई भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो पोलियो कैंपेन आपको सबको पता है कि हम बहुत अरसे से इसके पीछे लगे हुए हैं कि जितने भी केसेस हैं हमें पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वर द ओनली 2 सिटीज़ जहाँ पे जो है वो पोलियो के केसेस पाए जा रहे थे। तो हर कैंपेन में जो होते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुल्क के जितने भी बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स उन सबको पोलियो के 2 कतले जो है वो हर दफ़ा कैंपेन में पिलाए जाएँ। और इससे जो है कि फ़ायदा ये हुआ कि उस वक्त स्लोली सबको लगता था कि शायद पोलियो को ख़त्म करना मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज तक आ चुके हैं कि 1 साल हो चुके हैं, हमारे पास कोई भी पोलियो का एक्टिव केस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी हमारे पास कोई वाइल्ड पोलियो यानी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अगर पोलियो का केस नहीं पाया जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वो दिन देखेगा जब हम पोलियो फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और हम सब लोग इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट कर सकेंगे कि पोलियो फ्री पाकिस्तान जो है। एम तो ये है कि 2023 तक पाकिस्तान को हम पोलियो फ्री कर सकें। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि रिपीट वैक्सीनेशन जो होती है बच्चों की, कि अगर आपके घर पर आप कहें कि नहीं जी मैंने पिछली कैंपेन में पिला दिए थे, क्या ज़रूरी है कि दोबारा आप पिला सकते हैं या उससे इसका कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हर बच्चे को हर दफ़ा हर पोलियो कैंपेन में आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाना ज़रूरी है। इवन जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं पोलियो से और जो उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन या जो रूटीन वैक्सीन चल रही हैं, अगर उसमें भी उनको पोलियो ड्रॉप्स मिले हैं
तो हर कैंपेन जो होती है उसमें जो आपको ड्रॉप्स मिलता है उसका फ़ायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा इम्यूनिटी, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ बननी होती है। पोलियो वायरस एक्चुअली करता क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो आंतों के अंदर, इंटेस्टीन के अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो एंटीबॉडीज़ इतनी सफिशिएंट होती है कि अगर पोलियो वायरस अल्लाह ना करे बॉडी में अटैक करे तो बच्चा उससे लड़ सकता है। फिर उसका फ़ायदा क्या होता है, जो कैंपेन हम करते हैं ना इसमें एक्चुअली हम हर्ड इम्यूनिटी कर रहे होते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि जो बच्चे की अपनी आंतों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, अगर उसके अंदर वायरस होगा तो वो उससे लड़ेंगे, और अगर नहीं है तो वो बॉडी से वाया स्टूल एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो फिर जो स्टूल से एक्सक्रीट होते हैं तो हमारे सेवरेज सिस्टम के थ्रू पूरे जो सोसाइटी है या पूरा जो लोकल एरिया है वहाँ पे वो वायरस आपका स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इस तरह से जो वायरस का स्प्रेड वाया पोलियो है वो बहुत डिक्लाइन हो जाता है। तो जो हम कैंपेन करते हैं इसीलिए हर दफ़ा कहते हैं कि अगर हर बच्चे को मिल भी चुकी है तो उसकी बॉडी के अंदर अपनी तो एंटीबॉडीज़ होंगी, लेकिन वो अपनी बॉडी से वो एंटीबॉडीज़ को एक्सक्रीट आउट करके बाकी बच्चों को, बाकी सराउंडिंग के एरिया के जो बच्चे हैं उनको अफेक्ट होने से बचाएगा। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि पोलियो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट बहुत सारी कंस्पिरेसी थेरीज़ रह चुकी हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं जब पोलियो कैंपेन हमारी जब भी शुरू हुई है, अब तो मेरे ख्याल से बहुत सी कॉन्स्पेरेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो थी वो शुरू में बहुत सारी थी कि इनफर्टिलिटी होती है। तो मैं सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, मदर्स आती हैं, बहुत सी के परेशान होते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर हम अपने मुल्क की आबादी को देखें तो कहीं कोई ऐसा डिक्लाइन तो नहीं हुआ। अगर हम पोलियो कैंपेन चल रही है इतने सालों से तो इनफर्टिलिटी वाला जो कॉज है या वो तो ख़त्म हो गया। दूसरा जो एक मिथ पाया जाता है कि पोलियो वैक्सीन जो है वो खुद से पोलियो कॉज करती है, तो ऐसा नहीं होता। हर वैक्सीन की कवरेज 80 to 90% होती है जो एंटीबॉडीज़ बनाती है। देखिए, पोलियो वायरस का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो शुरू में कुछ बच्चों के अंदर जिनके अंदर थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ हैं तो वो वायरस नज़ला ज़ुकाम फ्लू करके बाहर निकल जाता है। लेकिन जिस बच्चे को वैक्सीन नहीं मिली है या उसकी एंटीबॉडीज़ अच्छे से नहीं बनी है तो फिर वो पोलियो वायरस क्या करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर न्यूरॉन यानी जो हमारी हराम मगज़ है उसमें जाके वो स्टे करता है, और फिर वहाँ से जाके वो हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन्स यानी जो हमारे लोअर लिम्स हैं उनको पैरालाइज कर देता है। 2 पोलियो के कतरे जो हैं वो इस मर्ज़ को बचा सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा बच्चा पैरालाइज हो गया कोई भी तो फिर वो लाइफ लॉन्ग पैरालाइज है, फिर आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। फिर आप उसकी जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो ज़रूर से देंगे लेकिन उसकी कोई क्योर नहीं है। तो अगर कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसी कैंपेन जो आपको ज़िंदगी भर से माजूरी से बचा सकती है तो उसको मेरे ख्याल से हर दफ़ा अगर हम 2 कतरे पी लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि अगर किसी ने पोलियो के कतरे किसी बच्चे ने एक कैंपेन के अंदर मिस हो गए हैं, क्या वो कैचअप कर सकता है? ये तो नहीं हो पेरेंट्स कहें कि नहीं अगर आपके मिस हो गए हैं तो पिछली कैंपेन में नहीं तो अब इस दफ़ा भी अब फ़ायदा नहीं है? नहीं, देखिए 2 बातें होती हैं इसमें। अगर कैंपेन यूजुअली हम हर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे कैंपेन्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, अगर कैंपेन आपकी मिस हो गई है तो जो रूटीन वैक्सीनेशंस होती हैं उसमें बच्चे को पैदाइश से लेके जो है वो 2 साल तक की उम्र तक जो है वो रूटीन में हर वैक्सीन के साथ पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। एक तो ये रूटीन इम्यूनाइजेशन हो गई। दूसरा, अगर आपकी कैंपेन में मिस हो गया है तो आप नियर बाई हॉस्पिटल जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं EPI के यानी गवर्नमेंट के बनाए हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी वैक्सीन जो है ये आप इजीली अवेलेबल होती है। आप जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि हमारी कैंपेन मिस हुई है, हम अपने बच्चे को जो है वो एक्स्ट्रा ड्रॉप्स पिलाना चाह रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली पिला देंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर दुर्र शहबाज हुसैन बैठी हुई हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, कंसल्टेंट AKUH पे। बातचीत हो रही है करंट जो ऑनगोइंग पोलियो कैंपेन है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अब तक पाकिस्तान में इस वक्त कितने पोलियो के केसेस? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से हमारे पास कोई भी केस नहीं है। दैट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कैंपेन वाली बात है कि इसको लाइट ना लें। अगर केस नहीं है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हम पोलियो फ्री हो गए हैं। अभी हमें 1 to 2 ईयर्स कम्प्लीटली 0 केसेस रिपोर्ट करेंगे, और वाइल्ड टाइप यानी इन्वायरमेंट के अंदर भी हमारा अगर पोलियो वायरस नहीं मिलेगा तो वी विल बी एलिजिबल टू कॉल अस एट पोलियो फ्री। ज़बरदस्त। तो यानी कि 2 से 3 साल और की मेहनत इंशाल्लाह। बस लेट्स जस्ट कंटिन्यू डूइंग दिस, कंटिन्यू द गुड वर्क। मुझे बताएं कि अभी तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोलियो कैंपेन की हिंड्रेंस जो है आपके लिहाज से क्या थी?
देखिए इनिशियली अगर हम बात करें जब से पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई है फ्रॉम वेरी बैक, तो ये था कि पहले तो लोगों में एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि वाई जो है वो वैक्सीन क्यों पिलाई जा रही है। तो हमारे बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं कि जो भी काम हमारे यहाँ चैरिटेबल यानी फ्री कॉस्ट हो रहा है या हुकूमत के लेवल पर हो रहा है, तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि शायद कोई चीज़ गलत हो रही है। अब मिसाल लें कोविड वैक्सीन की, जिस वक्त हमारा करंट सिनेरियो है कि जब वैक्सीन आई थी तो लोगों में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस थी कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, लेकिन सब लोगों ने देखा कि जैसे ही ग्लोबली इवन पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन लगी तो एकदम से केसेस के जो नंबर हैं वो रिड्यूस हुए और जो मॉर्बिडिटी यानी जो उनकी कैजुअलिटी रेट्स था वो बहुत कम हुआ। तो वैक्सीन्स जब भी होती हैं, अगर हम पोलियो की भी बात करेंगे तो इनिशियली यही एक हिंड्रेंस थी लोगों में कि वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। बहुत से लोगों को लगता था कि पोलियो वैक्सीन खुद पोलियो कराने के लिए भेजी जा रही है, बहुत से को लगता था कि इसका जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन बाय टाइम लोगों ने खुद रियलाइज़ किया कि हर कैंपेन तो चलती रही लेकिन जो इश्यूज़ थे वो नहीं है। कुछ रिलीजियसली थे लेकिन उसमें हमारे स्कॉलर्स ने हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने उसको लोगों को जाके एड्रेस किया, उनके जो सवालात थे। इवन हमारी जो पोलियो की पूरी टीम्स है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है वो इसके साथ मिलके पूरे लोगों की काउंसलिंग हुई है बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को। अच्छा यूजुअली हमारे जो अगर हम बात करें कि अगर हम सेंथ की बात करें तो इतना प्रॉब्लम नहीं, जो हमारे दूसरे जो हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे क्योंकि ओवरऑल अवेयरनेस और वैक्सीन्स की इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, तो लोग यूजुअली जो नॉर्मल ईपीआई वैक्सीन्स हैं जैसे गवर्नमेंट की जो पैदाइश पे लगती है 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, लोग वो भी वैक्सीन यूजुअली नहीं लगवा रहे होते। अब आप देखें जैसे खसरा है, बीच में आई था आउटब्रेक, अभी भी चल रहा है कि वैक्सीन प्रॉपर नहीं होती हैं तो फिर वो आपको एकदम से मेजर आउटब्रेक लाता है। और जब वैक्सीन या कैंपेन प्रॉपर हो रही होती हैं तो उसकी वजह से शुरू में तो हर एक चीज़ में आपको हर्डल्स मिलता है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाय टाइम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पोलियो फ्री फॉर लास्ट 1 ईयर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पोलियो की वैक्सीन से इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है? बिल्कुल, हर वैक्सीन देखें, अगर हम कवरेज की बात करें ओवरऑल इम्यूनिटी या ओवरऑल स्पेसिफिक टू डिजीज, देखिए जो भी वैक्सीन बनती है वो एक्चुअली क्या होता है, आपका डेड वायरस जो होता है बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है, तो आपकी जो भी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जब लाइव वायरस यानी जो बैक्टीरियल है या वायरस है जो भी है वो जब बॉडी में एंटर होगा तो वो पहले से उसको आइडेंटिफाई करके तैयार बैठे होंगे, यानी वो दे विल बी एक्टिंग लाइक अ सेफ गार्ड। तो जैसे ही वो वायरस बॉडी के अंदर एंटर होगा तो फ़ौरन से उससे फाइट बैक करेंगे। अब जो हम वैक्सीन बार बार देते हैं उससे क्या होता है कि जब आप वैक्सीन पिलाते हैं ना तो उसकी इम्यूनिटी बनती है, जैसे 60% है, 70% है, तो वो एक कुछ अरसे तक तो बहुत हाई रहेगी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता है। तो उस डिक्लाइन को बचाने के लिए जो कैंपेन्स होते हैं ना, ये बार बार जो हम कहते हैं कि हर बार हर बच्चे को आपने पोलियो वायरस की ड्रॉप्स पिलवाने हैं पोलियो वैक्सीन के, वो यही होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत लोअर डाउन हो रही है, एंटीबॉडीज़ कम हो रही हैं, जो नॉर्मल लेवल एकदम से वो बूस्ट आ जाता है, तो बूस्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ और इंक्रीज़ हो जाएंगे। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि पोलियो की हेल्पलाइन जो है उसके ऊपर कॉल करके क्या सिर्फ मिसिंग बच्चों का बताएं कि या कोई भी उस पर सवाल पूछ सकते हैं? देखिए आप उस पर जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं पोलियो से रिलेटेड, पोलियो वायरस से रिलेटेड, पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड, आप उसको बता सकते हैं। जो पोलियो की हेल्पलाइन है उसमें आपको पूरा वहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी केस आपको, जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर आपके लग रहा है कि आपके बच्चे कोई फाइंडिंग्स लग रही हैं, बहुत से पेरेंट्स को लग रही होती हैं कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या हम किस तरह से पोलियो वैक्सीन, जैसे बहुत से लोगों को होता है कि कैंपेन जैसा भी आपने पूछा मिस हो गई है तो अब हम क्या करें, इस तरह के जितने भी आपके सवालात हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं उसको बिल्कुल वो एड्रेस करते हैं, उसको बिल्कुल समझाते हैं बहुत प्रॉपर से और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ज़बरदस्त। बाय द वे हेल्पलाइन का जो नंबर है वो है 1166। आप बासानी कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान में कहीं से भी इस हेल्पलाइन पे और आपके जितने भी पोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको जवाब दिया जाएगा। आपके ख्याल में डॉक्टर साहबा अभी तक कितनी इफ़ेक्टिव रही हैं पोलियो कैंपेन्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी शुरू में थोड़ी सी कैंपेन जो थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट हमारी जितनी भी कैंपेन्स हैं फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स डेफिनेटली उसमें हमारी अपनी हुकूमत, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, WHO, यूनिसेफ, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सबकी हेल्प से जो है लाजमत ग्रुप्स जो होते हैं, इनिशियली हमारे जो हेल्थ वर्कर्स थे वो उनके ग्रुप्स थोड़े छोटे थे, फिर ये हुआ कि हम लोग ने एड्रेस किया कि घरों के ऊपर जाके करना शुरू किया, फिर अब ये फ़ायदा हुआ कि घर पे भी हो रहा है, बूथ्स में भी बन रहा है, स्कूल्स में भी हो रहा है। जब हमारी कैंपेन्स आती हैं तो हर लेवल पे, हर जगह, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी हम जो है वो पोलियो के वैक्सीन बिठा देते हैं ताकि जो भी पेशेंट एंटर हो या जो भी वॉक इन पेशेंट आ रहा है उसके साथ कोई ऐसा बच्चा जो अंडर 5 ईयर्स है उसको जो है वो पोलियो ड्रॉप्स मिल जाए। तो इस वजह से अब तो बहुत अच्छी है कैंपेन, लेकिन शुरू में डेफिनेटली हर्डल्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब हर्डल्स नहीं हैं। डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम जो है उसका थोड़ा सा अख्ताम हो चुका है, तो जाते जाते मैं आपसे मैसेज लेना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए, स्पेशली वो पेरेंट्स के लिए जो कि झिझक रहे हैं कोविड की वजह से
किसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से हम पिला चुके हैं कतरे, दोबारा पिलाने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज दें। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि हर वैक्सीन जो है वो आपको बीमारी से बचाने के लिए होती है। पोलियो के कतरे हर बार हर बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी वैक्सीन, कोई भी हर्डल्स, जैसे इस वक्त कोविड है, ये सब चीज़ें जो हम बाकी ज़िंदगी की भी जो मालूमात है, जो बाकी रोज़मर्रा की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जब वो सब कुछ जारी हैं तो वैक्सीन को भी होना ज़रूरी है। और वो वैक्सीन जो आपको डेडली डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़ से बचा सकती है, तो उसके 2 कतरे सिर्फ लेने से आपकी बॉडी को इम्यूनिटी भी मिलेगी, आपको क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ेगी, और फिर सबसे अहम बात, जान है तो जहान है। आप अपने बच्चे को एक सेहतमंद हेल्दी ज़िंदगी देना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो हर पेरेंट्स से यही होगी कि हर बार हर बच्चे को कैंपेन के अंदर पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलाइए। तो वो दिन दूर नहीं है जब हम बिल्कुल पोलियो फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा आपका आने का और हमें इस सारी की चीज़ों के ऊपर आगाही देने का। नाज़रीन, मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एज़ पेरेंट्स हम सब के ऊपर, पेरेंट्स नहीं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, अगर आप पेरेंट नहीं भी हैं और अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके किसी रिलेटिव के या किसी फ्रेंड के, तो आप उनको भी आगाही दें और उनको भी कहें कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें जिस डिज़ीज़ से, सिर्फ पोलियो नहीं, हर डिज़ीज़ से जो एलिजिबल हैं। वैक्सीन्स ओनली हेल्प चिल्ड्रन। हम लोग अपने बच्चे को सबसे नया ख़तरनाक किस्म का टेट्रा पैक का जूस का डब्बा तो ज़रूर दिला देते हैं, मगर एक वैक्सीन जो कि उसकी जान को बचा सकती है, उसको बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, उसकी तरफ, उसकी जानिब हम कहते हैं कि नहीं रहने दो। तो ये बेवकूफ़ी है, थोड़ी सी नाअहली है। और पेरेंट्स के लिए स्पेशली आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो हकूक़ हैं जो कि आपको निभाने हैं अपने बच्चे की तरफ, वो उसके अंदर आपकी ये बहुत बड़ी कायली है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। 2 कतरे हर बार बार ज़रूर पिलाइए, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत, सिर्फ आपके बच्चे की नहीं, आपके मुल्क के सारे बच्चों की सेहत का दारोमदार इसके ऊपर है। आई होप कि हम लोग पाकिस्तान को पोलियो फ्री सेलिब्रेट कर सकें 2023 तक इंशाल्लाह। मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग सीज़नल एलर्जीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या क्या सीज़नल एलर्जीज़ होती हैं और फिर हम उनको छोटी छोटी होम रेमेडीज़ से किस तरह कॉम्बैट कर सकते हैं। मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मौसम जब बदलता है तो बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं हेल्थ वाइज हमें आते हैं, छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आपके साथ हाउस होल्ड रेमेडीज़ कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। चलते हैं उनकी तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हुमैरा नाज, जो कि जिनको आप जानते हैं, हर्बलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, मुझे बताएं कि जब ये सीजन्स तब्दील होते हैं फ्रॉम वन टू दी अदर, सर्दी से हम बाहर की तरफ जाते हैं, ऑल दैट, क्यों होती है तबीयत ख़राब? एक्चुअली हम लोग जो है ना मतलब मौसमी लिहाज से चलते नहीं हैं। एक तो हमारी डाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, पानी का इंटेक कम कर देते हैं, फिर उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाते हैं, ख़ास तौर पे जो हमें दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें भेजे हैं कि ये फ्रूट खा लें ताकि आप उसके बाद बीमार ना पड़ें, तो हम वो फ्रूट्स को अवॉइड करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए। आजकल ऑरेंज बहुत आया हुआ है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इनसे बचाता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत इंटेक करता है, उससे होता है। आजकल जो है ना स्टमक डिस्टर्ब होने की बड़ी शिकायत आ रही है, या तो पानी की कोई ख़राबी है या क्या है हमारे शहर में कुछ इस तरह का कि मैं हर बंदे को देखी, कुछ खुद मैं भी इससे 2-4 हुई हूँ और आज इस काबिल हुई हूँ कि मैं आपके शो पे आ सकूँ। सीरियसली, मैंने कल भी एक शो पे मैंने नहीं गई थी और इन 3 दिनों में मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद किया। अच्छा। स्टमक इतना डिस्टर्ब था कि क्रैम्स आ रहे थे और बस रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि किस तरह इसको ट्रीट किया जाए। मड़ोड़ जब आता है तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल रूह फना हो ठंडे जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर ऐसा लगता है कि बिल्कुल डाउन हो गया है। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए सिंपली मुझे एकदम एक रेमेडी याद आई, तो मैंने वो अपना ट्रीटमेंट उसी तरह किया। तो मैं अभी वही बताने जा रही हूँ कि हमने वो रेमेडी किस तरह करनी है। घर में आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आपने सिंपली पानी लेना है। पानी के अंदर जैसे आधा ग्लास के करीब आपने पानी ले लिया है,
उसके अंदर आपने शुगर ऐड करनी है 1/2 टीस्पून। ठीक है। आपने सॉल्ट ऐड करना है तकरीबन पिंच के करीब। ठीक है। उसमें आपने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है और मीठा सोडा आपने उसके अंदर ऐड करना है बस। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने डिज़ोल्व करके ये पानी पी लेना है। और कोशिश करें कि ये खाना खाने से आधा घंटा पहले करें, जो भी आप कुछ खा रहे हैं ये पी लेना है। आप देखेंगे कि आपका थोड़ी देर में जो क्रैम्स हैं वो अंदर वो बनना बंद हो जाएंगे और आपका जो पेन है थोड़ी देर में वो रिलीव मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने सुबह नाश्ते से पहले 4 चम्मच दही खाने हैं, दोपहर खाने से पहले 4 चम्मच दही खाना, ये साथ करना है। आप देखिएगा कि आपका जो स्टमक का पेन है वो 3 दिन में आपने अगर ये कर लिया तो रिलीफ मिल जाएगा आपको। ज़बरदस्त। तो बहुत आसान है, एक दफ़ा रिपीट कर दें ये रेमेडी। बिल्कुल। आपने आधा ग्लास पानी लेना है, उसमें आपने 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करनी है, पिंच के करीब आपने इसमें जो है वो नमक ऐड करना है और 1/4 टीस्पून आपने मीठा सोडा ऐड करना है और थोड़ा से मैंने इसको किया है लेमन के कुछ ड्रॉप्स। ये मिक्स करके आपने ये ड्रिंक बना के पी लेना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको रिलीफ मिला है। और ये किसी पॉइंट पर भी ड्रिंक पी सकते हैं, मतलब इसका कोई वक्त है या मैंने खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा घंटा पहले आधा घंटा पहले कुछ भी आप खा रहे हैं, बस आपने सुबह उठना है तो स्टमक खाली हो जब ले लीजिए, आपने खाना खाना है दोपहर का तो उससे आधे घंटे पहले ले लीजिए, बस पहले लेना ही है आपने। ज़बरदस्त है। मगर ऑब्वियसली हुमैरा का मतलब आधा घंटा पहले से और कुछ भी खाने से ये नहीं है कि आप पकड़ के निहारियाँ खा लें और कॉल कर लें फ़ोन पे कि चलो चाट मंगवा लो बाहर से, वो जो कोने वाली दुकान है उसकी। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें जब आपका स्टमक का पेन होता है तो वो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जो हार्ड जो होती हैं, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको प्रॉब्लम करती है तो उसको अभी थोड़ा सा स्किप कर दें, हल्की ग़िज़ा लें, खिचड़ी खाएं जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम। दाल चावल खा लें। दालें मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि दालें जो होती हैं ना वो थोड़ा सा और क्रैम्प्स पैदा करती हैं। खिचड़ी बेहतर रहता है कि आपने वो भी मूंग की दाल की खिचड़ी अगर आप खा रहे हैं तो दालें थोड़ा सा ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की तरफ आती हैं, तो अभी अवॉइड करें थोड़ा सा। और दूसरा ये कि इसी तरह की एक कंडीशन हमारी हो जाती है कि हमारा जो है लूज़ मोशन की तरफ भी बॉडी चली जाती है बाज़ औक़ात, कि हम अगर हमारा पेट डिस्टर्ब है तो लूज़ मोशन की तरफ चला जाता है। तो हमने लूज़ मोशन के लिए करना ये है कि तकरीबन 1/2 जग के करीब हमने पानी लेना है, इसको पकाना है हमने। इस पानी को मैं उसमें बता रही हूँ, उसमें आपने चंद पत्ते ये अच्छी तरह धो लें, पुदीने के हैं, ये आपने ऐड करने हैं पुदीना। सही है। सौंफ आपने लेनी है, आधा जग अगर पानी है तो तकरीबन 1-2 टीस्पून आपने भर के सौंफ के इसमें डाल देने हैं। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जो है लेमन स्क्वीज़ करना है इसी तरह, और चाहें तो आप ये थोड़ी सी किशमिश इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये पानी पकाना है और सिनेमन स्टिक थोड़ी सी डालूंगी मैं। ठीक है, इलायची अगर है तो थोड़ी सी इलायची दाने भी आप इसमें डाल के ये पानी को अच्छी तरह पकाना है। ये आधा जग, जब उससे भी आधा रह जाए पककर, यानी कि क्वार्टर रह जाए तो ये आपने पानी खुद भी पीना है। किसी बच्चे को अगर लूज़ मोशन होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है ख़ास तौर पे बॉडी में, तो ये आपने पानी देना है नॉर्मल पानी की जगह। आप देखिएगा कि इस पानी से आपको इंशाल्लाह इफ़ाक़ा मिलेगा और आपकी डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगी। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गई हूँ, इसको आप पिसी हुई मैंने मिश्री ऐड की है, करनी है इसमें। मैं यही कहने लगी, बच्चे तो नहीं पियेंगे। आपने इस पानी में तकरीबन, क्योंकि ये मिश्री मैंने पीसी हुई है इसीलिए ताकि जल्दी से हल हो जाए, इसमें तकरीबन मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब ली है। ठीक है, ये डिज़ोल्व करके आपने ये पानी अच्छी तरह पका लेना है और खूब पीना है। मेरे ख्याल से बच्चे भी पी लेंगे, हम भी पी लेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा पानी हो जाएगा। ऑफ कोर्स, बिकॉज बच्चे जो हैं अगर उनको ये मिश्री से पहले पिलाते तो वो कहते नहीं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं पीते हैं ऐसे ही है कुछ दोस्त। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया डिहाइड्रेशन के लिए पानी हमारा। दूसरी चीज़ हमने हमारे पास आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है ख़ास तौर पे कि हमें खांसी बहुत हो रही है, चेस्ट कंजेशन बहुत हो रहा है, कि क्या किया जाए कि ऐसा कि इसका हल किस तरह निकाला जाए। तो सिंपली जो किशमिश मैंने उसमें ली थी, आप किशमिश को ऐसे खोलें, किशमिश खोल के आपने इसमें काली मिर्च ऐसे ऐड कर ली। ठीक है, इसके आप बहुत सारी गोलियां इस तरह बना के रख लें, जैसे मेरे हाथ में ये देख लें ये गोली बन गई है। तकरीबन 2 से 3 आपने चबा के खानी है ये रात को। ट्राई करने थे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आई वांट टू गिव दिस अ ट्राई। बिल्कुल। इसके अंदर एक काली मिर्च है? काली मिर्च है इसके अंदर। आई वांट टू ट्राई दिस।
टेस्ट जो होता है ना वो डेवलप हो जाता है और ये आपकी खांसी के लिए बेहतरीन है। अगर रात एक्चुअली मुझे लग रहा था कि बुरा होगा, मगर नहीं, इट्स एक्चुअली नॉट बैड एट ऑल, इट्स प्रीटी नाइस। मतलब आप लोग ट्राई करें, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपने रात को बिल्कुल जब सोने का टाइम होगा, जब आपने इसको चबा के खाना है और इस पर पानी नहीं पीना। कुल्ली वगैरह कर सकते हैं लेकिन पानी पीना नहीं है आपने। ये रात को, जो बड़े हैं वो मेरे ख्याल से 4 तक ले सकते हैं, 4-5, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो 2 से 3 उसको खिला के। जैसा अगर नहीं भी खाना चाह रहा है तो इसके अंदर आप पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं काली मिर्च, ओके, ताकि चबाने में उसको आसानी हो। मगर अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी है। हाँ, इट्स लाइक स्पाइसी एंड स्वीट टुगेदर। बिल्कुल। खांसी का एक और टोटका है जो हम बता रहे हैं यहाँ पर। आपने यहाँ पर लेना है हनी, ठीक है, ये आपने हनी लिया। हनी के अंदर आपने ऐड करना है पेस्ट बना के, ये हल्दी है, कच्ची हल्दी, ये कच्ची हल्दी है, इसका पेस्ट बनाना है तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये आपने इसमें ऐड करना है और ये भी इसी तरह, ये मैं ऐसे खुद भी खा लेती हूँ, ये आपने ऐसे लेना है और सो जाना है, पानी पे बगैर, कोई पानी नहीं पीना। ओके, ताकि कोट रहे आपका थ्रोट। हाँ बिल्कुल। ये आपका हल्दी जब जाएगी, हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, ये आपके गले में जब जाएगी तो आपको फील होगा कि ठीक होना शुरू हो गया मेरा गला, इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल हम शुरू करते हैं। ज़बरदस्त। हमें जाना है नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। ये रेमेडीज़ जो हैं दोबारा से आपके लिए रिकैप भी करेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़बरदस्त किस्म की हर्बलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट हुमैरा नाज। बता रही हैं हमें जो छोटी छोटी माइनर बीमारियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ हो जाती हैं, उनकी हाउस होल्ड रेमेडीज़ हम कैसे कर सकें। हुमैरा, एक दफ़ा आपने जो अभी हमें पिछले पार्ट में बताई हैं, जिन जिन नाजरीन ने हमें अभी कॉल किया, ज्वाइन किया है, उनके लिए एक दफ़ा रिकैप कर लें। बिल्कुल। हमने पहले जो रेमेडी ली थी वो स्टमक डिस्टर्ब जिन लोगों का हो जाता है, क्रैम्स आते हैं बहुत, उनके लिए हमने 1/2 कप पानी लिया था, उसके अंदर आधा टीस्पून शुगर ली थी, पिंच हमने इसमें सॉल्ट लिया था और 1/4 टीस्पून हमने इसमें मीठा सोडा लिया था और फ्यू ड्रॉप्स लेमन के लिए थे। सही। ये हमने पानी पीना था नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, ये आधा घंटा पहले लेना है, ठीक है ना। ज़बरदस्त। उसके बाद हमने एक रेमेडी बताई थी जो पेट जिन लोगों के डिस्टर्ब हो जाते हैं, लूज़ मोशंस हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ये उनके लिए है, जिसमें हमने आधा जग जो है पानी लिया था, उसके अंदर 2 टीस्पून हमने सौंफ ऐड की थी, चंद पत्ते पुदीने के ऐड किए थे, उसमें हमने लेमन स्क्वीज़ किया था, इलायची ली थी, थोड़ी सी इलायची दाने डाले थे, जैसे अगर आप 1/2 जग ले रहे हैं तो उसमें 4 से 5 इलायची आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने मिश्री ऐड की थी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, 2 हमने टीस्पून लिया था। ये हमने पकाना है, जब ये आधा रह जाएगा तो हमने ये पानी पीना है सारा दिन में, एक दफ़ा 3 दिन तक करना है ये कभी भी ले सकते हैं ये पानी। तीसरी हमने ली थी खांसी के लिए, जो हमने लिया था, हमने किशमिश में काली मिर्च को ऐड किया था, 1 दाना काली मिर्च का लेके हमने ये बॉल बनाई थी। हमने कहा था ये 3 से 4 अदद हम खा सकते हैं, रात को खा के इसको सो जाना है, पानी नहीं पीना है इसके ऊपर। खांसी आपकी 2 से 4 दिन में आप देखिएगा कि रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों को 1 से 2 या 2 से 3 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सही। और एक और हमने खांसी के लिए लिया था जिसमें हमने हनी ऐड किया था 1 टीस्पून, और उसके अंदर हमने कच्ची हल्दी थोड़ी सी है, ये हमने तकरीबन पिंच के करीब लेनी होगी, ये ऐड करना होगा हनी में और मिक्स करके ये भी आपने लेके सो जाना है। ये भी खांसी के लिए है, ये भी 3 दिन तक करना है। ये अलग रेमेडी है, वो अलग रेमेडी है। ओके। अगर वो करेंगे तो ये नहीं करें, ये करें तो फिर वो नहीं करें, ज़बरदस्त। दोनों अलग अलग है। अगर आपके बाय द वे यहाँ पर कोई भी सवाल है, आपको कोई भी छोटी मोटी इलनेस चल रही है, तो आप ज़रूर कॉल करके हुमैरा से बात कर सकते हैं। आई एम श्योर वो आपको उसका कोई इलाज दे देंगी। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हुमैरा से बात कीजिए।
जी हुमैरा, अगली क्या बना रही हैं आप? अगला मैं ये बता रही हूँ कि एक तो जब सर्दियाँ आती हैं तो जोड़ों का दर्द बड़ा होता है, अक्सर ख़वातीन और हज़रात दोनों में, और जो एजड पर्सन है उनको भी होता है। तो मैं यहाँ एक रेमेडी बिल्कुल सिंपल सी बता रही हूँ, क्योंकि ये एक हल्दी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, लेकिन हम चाहें तो इसे खानों में भी यही फ्रेश हल्दी यूज़ करें। आप देखिए कि पूरी सर्दियाँ किसी को हड्डी का दर्द नहीं होगा। आम खानों में भी हमने लेना है सिंपल दूध, 1 कप दूध लेना है या आधा कप, जो भी आप जितना भी पी सकते हैं। यही कच्ची हल्दी जो हमने पेस्ट बना के रखा है, फ्रेश बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तकरीबन 1/4 टीस्पून आपने दूध में हल करना है, और उसके अंदर आपने, अगर टेस्ट आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आपने हनी ऐड कर लेना है, डाल दें। बिल्कुल। ये पका के आपने अच्छी तरह, जब ये पक जाए, आपको लगे कि ये पक चुका है, तकरीबन 2 से 3 जोश दें इसके ऊपर, और आपने ये दूध रोज़ाना गर्म रात को पीना है। सही। रात को आप ये अपना सर्दियों में ख़ास तौर पर इसको आप आदत बना लें, और गर्मियों में अगर ले रहे हैं तो फिर ये कि ऑन एंड ऑफ लें, बहुत ज़्यादा रोज़ाना लेने की ज़रूरत, क्योंकि गर्म होती है हल्दी। तो ये आप लें, आपको देखिएगा आपका जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, किसी किस्म का भी दर्द है बॉडी से, ये दूर हो जाएगा। ये अच्छा हुमैरा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त अक्सर लोग उठते हैं, उनको खांसी होती है, सुबह को होती है थोड़ी देर के लिए, वो स्पेल जो होता है खांसी का, उसके लिए ये शहद और हल्दी वाली रेमेडी करें या ये काली मिर्च और उसके लिए शहद और हल्दी वाली बहुत बेस्ट है। अगर आप ये ले लेंगे, बल्कि अगर आप यही शहद और हल्दी गर्म पानी में ऐड करके पी लेंगे, तो आपकी ये जो सुबह का जो चौक हो रहा होता है, खांसी के साथ उठते हैं, चौक हो रहा होता है, ये बिल्कुल आप गर्म पानी में ये शहद और हल्दी डाल के ले लेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका फ़ौरन रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है ना। बाकी एक कावा और बता रही हूँ, जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ख़ास तौर पे भी आज तेज़ाबियत हो जाती है, खाना हज़म नहीं होता है, खाना खाया भी नहीं जाता। जब खाना हज़म नहीं होता तो खाना खाया भी नहीं जाता। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं ज़ैनब रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। क्या बात है ज़ैनब आपकी, थैंक यू सो मच। मैं रोजाना सुनती हूँ और मिलती निकाह नहीं मिलती ना जी। और अभी मैंने बात ये करनी है, जो आपके पास आई हैं इनसे मैंने पता करना है कि मेरी बच्चियों की इतनी उम्र भी है, लेकिन इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्या उम्र है वैसे उनकी? जी एक की उम्र 25 है। अच्छा। एक की 28 है। तो इस तरह उनके बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे हैं, तो कुछ बता सकती हैं वो अपने? अच्छा, ये तो वाकई में बिल्कुल आपका सीरियस कंसर्न है। इस यंग एज में वाकई में बाल सफ़ेद होना इज़ अ प्रॉब्लम। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ज़ैनब, हुमैरा से बोलेंगे कि आपकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रेमेडी दें, मगर इस ब्रेक के बाद। तो आप देखती रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ हर्बलिस्ट हुमैरा नाज मौजूद हैं। हुमैरा, हमें सवाल आया था ज़ैनब का रावलपिंडी से, जिनकी दोनों बेटियाँ काफ़ी यंग एज पे अंडर 30 उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसका प्लीज़ पहले जवाब दीजिए। बिल्कुल सिंपली उन्होंने क्या करना, अगर तो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं किया हुआ, यानी कोई डाई वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ, तो सिंपली उन्होंने इनटेक करना है। छोटी हड़ आती है, वो आपने क्रिस्पी कर लेनी है, घर लाके तवे पे या किसी भी लोहे की चीज़ पे लाके क्रिस्पी कर लें, जला लें उसको और उसका पाउडर बना लें। आपने रोज़ाना 1/4 टीस्पून पानी से लेना है सुबह निहार मुँह, और अगर आप खाली नहीं ले सकते तो उसे एम्प्टी कैप्सूल्स में फिल कर लें। कड़वी होती है? कड़वी नहीं होती, थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा होता है, मतलब थोड़ा सा हाँ कसेला सा। तो एम्प्टी कैप्सूल्स में उसको फिल कर लें, 2 कैप्सूल्स डेली ले लें, या 1/4 टीस्पून अगर आप इजीली ले सकते हैं। तो देखिएगा कि आप, क्योंकि ये स्टमक प्रॉब्लम की वजह से होता है या फिर आपके साइनस की वजह से होता है, ये दोनों प्रॉब्लम को ये छोटी हड़ जो है वो रिजॉल्व करती है। तो लेते रहें, थोड़ा टाइम के बाद जाके आप देखेंगे कि खुद ब खुद उसके बाल जो हैं वो कलर उसका जो ओरिजिनल है वो आना शुरू हो जाएगा वाइट बालों के बाद से। अच्छा, तो ये तो उन्होंने इनटेक लेना, और अगर उन्होंने लगाना है तो सिंपल बालों में अगर वाइट बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं तो आपने सिंपल हल्दी लेनी है, वो हल्दी मेहंदी लेनी है जो आपको कलर के बग़ैर हो, यानी केमिकल के बग़ैर वाली मेहंदी। जो आपको पंसार से मिलेगी, वो आपने मेहंदी में कॉफ़ी ऐड करें और दंदासा थोड़ा सा पिसा हुआ,
ये ऐड करके आपने पेस्ट बना के ये आपने लगाना है, तो आपके बालों का कलर जो भी ब्राउन और ब्लैकिश सा है वो आना शुरू हो जाएगा आपके पास। कोई केमिकल ऐड नहीं करना, मतलब डाई ना करें आप, ये आपके लिए है। अच्छा, हम जो भी यहाँ पर बता रहे हैं, एक कावा मैं बता रही हूँ, जो लोग घरों में जैसे खाने के बाद जो कावा पीते हैं कि आपके डाइजेस्ट करना है, खाने के आधे घंटे के बाद हमेशा कावा लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जिसमें आपने सिंपली गरम मसाले की ये कावा होता है, ये आपने कुछ काली मिर्चें, लौंग ये आपने डालनी है, यानी 2 से 3 लौंग लेनी है और काली मिर्चें लेनी है, इतनी ही, ठीक है। सही। उसके बाद ये सिनेमन स्टिक जो है वो आपने तकरीबन 1 इंच के करीब आपने लेनी है, इतनी सी टुकड़ा जो है वो सिनेमन का लेना है। ये 1 कप पानी में मैं बता रही हूँ। और ये लेमन है, ये आपने स्क्वीज़ करना है और पकने के लिए छोड़ देना है ये भी कावा। चाहे तो इसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती, पिंच के बराबर जो है चाय की पत्ती डाल दें। ये कावा रेडी हो जाएगा आपका। थोड़ी देर के बाद जोश आने के बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब इसके अंदर से आप सिनेमन की आप देखें कि खुशबू आने लग गई है तो ये कावा रेडी है। ये आपने खाने के बाद लेना, हर खाने के बाद, यानी सुबह नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, दोपहर भी ले सकते हैं, रात भी ले सकते हैं। ये आपको खाना हज़म करने में आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बल्कि जिन लोगों को नज़ले ज़ुकाम की भी शिकायत होती है तो उस दौरान भी ये कावा आप ले सकते हैं। अच्छा, कॉलर ने एक और सवाल पूछा है कि जोड़ों का दर्द और कमर के मोरों का दर्द जो होता है उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? जोड़ों का दर्द और कमर के दर्द के लिए तो मैंने जो दूध में आपको हल्दी बताई है, एक तो ये भी ले सकते हैं। दूसरा, जब जिन लोगों को सीवियर पेन होता है तो ये जो हमारे पास ये हमने हल्दी का पेस्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर जितनी आपने हल्दी लेनी है, यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है वरना मैं बताती, एक आता है बुझा हुआ चूना जो हम खाते भी हैं, इनटेक करते हैं। पान वाले के पास आप जाएंगे तो आप उससे कहेंगे बुझा हुआ चूना मुझे दे दो, तो जितनी आपने हल्दी लेनी है उतना ही आपने बुझा हुआ चूना ऐड करना है। पाउडर में आता है? नहीं, वो लिक्विड सा पेस्ट सा होगा, पानी बैठ जाता है, चूना आपको नज़र आ जाएगा कि वो लिक्विड सा पेस्ट होता है। जितनी आपने ये हल्दी फ्रेश लेनी है उतना ही बुझा हुआ चूना लेना है, पेस्ट बना लें और किसी कपड़े पे, मलमल के कपड़े पे ये पेस्ट, क्योंकि ये फिर कपड़े वपड़े ख़राब करेगा, हल्दी ऑरेंज कलर छोड़ती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कपड़े किसी पे लगा के, जहाँ आपको पेन हो रहा है आपने ये वहाँ रात को लगा के रैप कर लेना है। चाहे वो सो जाए, किसी भी जोड़ पे हो रहा हो, कैसे भी हो रहा है, वो रात को आप बांध लें। नहीं भी है तो आप लगा के खाली मसाज कर लें उस जगह पे। आप देखेंगे कि आप सुबह उठेंगे तो आपको खुद फील होगा कि सारा दर्द खींच लिया इस हल्दी ने और चूने ने। तो ये आपने रैपिंग करनी है। अगर कमर पे हो रहा है तो फिर वो आपने बड़ा कोई कपड़ा लेना होगा रैप करने के लिए। ये आप बेहतरीन है, इससे आप मसाज भी करेंगे। आप ये हल्दी, मेरी नानी का मैं टोटका बता रही हूँ, नानी की हमारी हड्डी टूटी थी तो उन्होंने घर बैठे बैठे बस वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने घुटने पे ये हल्दी ऐसे ऐसे मसाज करती रहती थी और यकीन करें 3 मंथ्स के अंदर उनकी जो लेग ये जो ऑपरेट हुआ था वो ठीक हो गई और चलना शुरू कर दिया उन्होंने। ज़बरदस्त। नंबर चल रहा है हमारा स्क्रीन के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हुमैरा को कॉल करके उनसे जवाब ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि दोबारा बता दूं, नंबर चल रहा है दोस्तों, डोंट वरी, हम प्रॉमिस फ़ोन आंसर करेंगे। जी अच्छा, हम जब टोटके बता रहे हैं तो अक्सर लोग शौक से देख रहे होते कि स्किन का कुछ बताया जाए। तो स्किन, अभी आने वाली जो गर्मियां हैं, टैन स्किन होगी, आपका कलर भी डल हो रहा होगा, रफ़ भी हो रही होगी, तो उसके लिए सिंपली मैं बता रही हूँ कि हमने ये जो लेमन निचोड़ के हमने कर दिया है, इसका बिल्कुल खाली हो गया खाली हो गया है। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने लेनी है कॉफ़ी, इसके ऊपर कॉफ़ी को स्प्रिंगल कर लेना है। इंस्टेंट कॉफ़ी है जो कि मेरे ख्याल में सब घरों में होती है। जी बिल्कुल, ये कॉफ़ी लेनी है आपने और इसके ऊपर वही हनी जो हम अभी थोड़ी देर पहले खा रहे थे, ये हमने इस पर हनी लेना है और उसके बाद ये थोड़ी देर में आप देखोगे खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखें। अच्छा, इसका मसाज करना है। ये आपने ऐसे 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 पूरी और ये बॉडी पे भी कर सकते हैं? फेस पे अगर तो आपको कोई इरिटेशन नहीं है तो कॉफ़ी को फिर पाउडर बना के कीजिएगा। अच्छा, कॉफ़ी बिल्कुल ग्रैन्यूल्स नहीं लगने चाहिए आपके फेस पे। ये आपकी बॉडी स्क्रब भी हो जाएगी और आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी, आपका कलर भी इन्हेंस होगा, टैनिंग ख़त्म हो जाएगी, पिगमेंटेशन ख़त्म होगी। सबसे पहले इससे पिगमेंटेशन जो आपके फेस पे हो रही होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसी तरह इसको रब करना है, आप देखिएगा। और ख़ास तौर पे मैं नकल्स को ज़रूर कहूँगी, ये नकल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। दूसरा मैं भी, चलो खैर टिश्यू में मंगवा रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया स्किन के लिए जो मैं बता रही हूँ, ये आपने डेली करना है। मैं बता दूँ कि ये आपने डेली करना है, तकरीबन 15 दिन तक आपकी स्किन देखिएगा सॉफ्ट भी हो जाएगी। मैं बल्कि अभी टिश्यू से आपको साफ़ करके बताऊंगी कि आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लो करेगी एंड पिगमेंटेशन आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सही। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, हम देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हुमैरा नाज मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म की हर्बलिस्ट हैं, अमेजिंग किस्म के हमें हाउस होल्ड रेमेडीज़ टोटकेस बता रही हैं। हुमैरा, अभी आपने कॉफ़ी का एक कॉफ़ी लेमन और हनी का एक स्क्रब किया था, जो कि आपने अपने हाथ पे करके दिखाया था। वो आपने कहा कि फेस पे सिर्फ तब करें जब आपको कोई एलर्जी ना हो। बिल्कुल, एलर्जी ना हो। देखिए, कभी भी कोई भी टोटका हम यहाँ बता रहे हो, कहीं भी बता रहे हो, जब आप टोटका यूज़ करते हैं तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, या तो अपने हाथ पे करें या बिल्कुल ये कान के पीछे पैच टेस्ट। कोई भी टोटका करने से पहले पैच टेस्ट करें, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करें। फेस क्योंकि एक ऐसा होता है कि डेलिकेट होती है, सामने नज़र आ रहा होता है, तो कोशिश करें कि अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें जो ग्रैन्यूल्स टाइप की होती हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई एक चीज़ फेस पे अप्लाई ना करें। बिल्कुल ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर हैं, परवीन परवेज़ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ये इनसे ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मुझे इनसे पूछना है कि मेरे दोनों घुटनों की हड्डियों में गैप आ गया है। ओह, अच्छा। तो सही। इसका कोई इलाज है कि वो गैप भर जाए किसी रेमेडी से या किसी उससे? सही। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें सिर्फ इंजेक्शन लगने के अलावा कोई इलाज नहीं है। आय हाय, हर महीने इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, या नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। दैट्स वेरी पेनफुल। नहीं, नी रिप्लेसमेंट मैं नहीं कराना चाहती, क्योंकि मेरी एक दोस्त ने कराया, वो कराने के बाद भी तकलीफ में मुब्तला है। आए, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन। आई होप कि हुमैरा के पास कोई छोटी मोटी रेमेडी हो। हुमैरा, बिल्कुल, देखें, अगर तो ये कराची में रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ जहाँ ग्रीन कोकोनट अवेलेबल है, हरा कोकोनट, उसका पानी लेना है इन्होंने निहार मुँह। ये तकरीबन 15 दिन तक अगर डेली कर देंगे तो इनकी डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी और ये जो गैप का प्रॉब्लम है ये भी इनका ठीक हो जाएगा। साथ साथ इन्होंने करना क्या है कि किसी भी पंसार स्टोर से ये सफ़ेद मूसली ले आएँ और अजगन नागोरी, ये दोनों चीज़ें मिलाकर पाउडर बना के रख लीजिए इक्वल क्वांटिटी में, और दूध में ये तकरीबन आधा टीस्पून डेली लेना शुरू कर दें तो इनकी हड्डियों का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, गैप भी दूर होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें ये मूवमेंट में रहें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसमें हल्की फुल्की आप जो है मूवमेंट ज़रूर करें, वरना स्टक हो जाती हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, ये जो गैप आ जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें अवॉइड भी करनी पड़ती है। फिर इसमें सिट्रिक एसिड आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कोलाज ड्रिंक आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हड्डियों के लिए नुकसानदेह होती हैं वो आपको गैप के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा एक आती है माश की दाल, वो ये लेना शुरू करें। जो लेस वाली चीज़ें हैं, जितनी भिंडी का इस्तेमाल करें, अरवी का इस्तेमाल करें, माश की दाल का, ये लेस वाली चीज़ें हैं, तो ये आपके गैप को भरने में मदद देंगी ये वाली चीज़ें। सही। हरा कोकोनट, मूसली और सफ़ेद मूसली और अजगर नाग, उसका पाउडर दूध के अंदर, और लेस वाली चीज़ें खाएं एंड होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए। अगली रेमेडी हम क्या करें हुमैरा? अगली रेमेडी भी हम फेस के ही लिए बता रहे हैं। जिन लोगों को रिंकल्स आ जाते हैं और वो बड़े परेशान होते हैं कि स्किन को टाइट किस तरह करें, तरह तरह के फेशियल्स ले रहे होते हैं मार्केट में जाके, तो हमने सिंपल जो होता है, चावल का आटा एक ऐसी चीज़ है कि चावल के आटे से भी हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। चावल का जो पानी, हम चावल भिगो के पानी फेंक देते हैं, वो फेंकना नहीं चाहिए। उससे आप अगर वॉश करें चेहरे को तो आपका चेहरा देखिएगा
कि निखरा निखरा सा फील होना शुरू हो जाएगा, और वो बाल भी उससे धुलते हैं उसी पानी से। तो उस पानी को कोई ना फेंके, चावल भिगोने के बाद जो पानी फेंक दिया जाता है, और उबालते वाला भी पानी, वो वाला भी पानी भी, दोनों पानी जो है आप रख सकते हैं, और आप उस पानी को बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। इस वक्त हम जो एक मास्क बना रहे हैं वो चावल के आटे का बना रहे हैं। तकरीबन आप जो है 1 टीस्पून के करीब चावल का आटा ले लें, और उसके अंदर मैंने लेना है सिंपल रोज़ वाटर पेस्ट बनाने के लिए इसको, ठीक है। और यही हल्दी, क्योंकि ये हल्दी ऐसी है कि ये आपके स्कार्स को ख़त्म करती है, ये मैंने लेनी है पिंच। अच्छा, ठीक और है। इसका पेस्ट बना के कितनी देर लगाना है फेस पे? ये तकरीबन 20 मिनट्स के लिए आपने अप्लाई करना है। ये देखिए, ये बड़ा सादे पानी से धो लें। हाँ, ये अप्लाई करना है। थोड़ी देर के बाद आप खुद देखेंगे कि जब ये लगा लेंगे तो आपकी स्किन टाइटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर हैं हमजा एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अमजद, कैसे हैं अमजद? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमजद, मैं बेसिकली शुगर का पेशेंट भी हूँ, ओके। और साथ मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है। सारे जोड़ों में? जी जी, सारे जिस्म में दर्द रहता है। और तीसरा ये है कि मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, फिर उसका इन्फेक्शन की वजह से मेरी स्किन खराब हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी जगह से स्किन काट के उन्होंने लगा के ग्राफ्टिक करके तो उस तरह की है। अभी दोबारा मेरी ये 7वें 8वें महीने में मेरा इस पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ था, अभी दोबारा हर्निया फिर दोबारा ग्रो कर गई है। ओह, अच्छा, सही। तो इसके बारे में जरा काइंडली कुछ बता सकती हैं? ठीक अभी है। फर्दर क्या करना पड़ेगा? दोबारा ऑपरेशन करवाने करें या किसी चीज से इसमें फाका आ जाएगा या कुछ तरह का? सही। थैंक यू सो मच अमजद आपका कॉल करने का। जी हुमैरा। देखिए, इनका सिंपली जवाब ये है कि देखें, हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ टोटका तो इसका किसी भी किस्म से मैं नहीं कहूँगी कि रिस्क लिया जाए जब तक कि पूरी हिस्ट्री इनकी ना आ जाए सामने कि क्या है क्या नहीं है। जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको जाहिर सी बात है उनकी अपनी फील्ड है। हाँ, इसमें ये होता है कि आपने वेट को कंट्रोल करना होता है अपने। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए सिंपली जो है हम जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने अभी बताई हैं, जैसे कि ये जो हमने ये बताया था कावा सौंफ वाला, ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन हमारे पास अगर बचा है तो मैं बताती हूँ। हाँ, ये बचा हुआ है मेरे पास लेमन, तो मैं इसको सिंपली आपको बताती हूँ कि ये लेमन अगर आपने पानी में, हम इसका जो लेमन यूज़ भी किया हुआ होता है, अभी हमारे पास यूज़ बचा हुआ नहीं है, आपने तकरीबन 4 टुकड़े करने हैं लेमन के। आपने पानी में बॉईल करना है इसको 4 टुकड़े लेमन करके, और उसके अंदर यही सिनेमन स्टिक जो है ये आपने तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा लेना है बॉईल करने के लिए लेमन के अंदर, और हनी डाल के ये आपने पानी जो है ये पीना है। ये आपका वेट लॉस करेगा। सुबह निहार मुँह लेना है, दोपहर के खाने के बाद लेना है, और रात के खाने के बाद लेना है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ 3 दफ़ा लेना है। सुबह निहार मुँह, दोपहर खाने के बाद, और रात खाने के बाद, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू सो मच हुमैरा आपका आने का और इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताने का, हमारे कॉलर्स को भी बताने का। नाज़रीन, आई होप कि आपके आज के शो से आप लोगों को हेल्प मिली हो। अमजद, आई हाईली रिकमेंड दैट यू गो सी अ डॉक्टर। हुमैरा ने भी आपको यही रिकमेंड किया है कि सी अ डॉक्टर में भी आप एक सेकंड ओपिनियन सीख कर लें। कभी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते पर्सनली अपने ओरिजिनल फिजिशियन के साथ, तो कोई और फिजिशियन देख लिया करें, बट ज़रूर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे मेरी टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। कल हम मुलाकात करेंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।